जय हिंद दोस्तों। डीसी जनित्र के क्या क्या हमने सीख लिया। डीसी जनित्र में बहुत सारी चीज़ें सीख लिया। डीसी जनित्र में तो डीसी जनित्र अब जल्द ही समाप्त होने वाला है। बस एक दो वीडियो में समाप्त हो जाएगा, चूँकि करीब ही आ चुका है। इसके बाद डीसी मोटर चालू होगा। तो डीसी जनित्र को हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझ लिए हैं। तो अब इसी को और आगे समझने का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको समझने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो डीसी जनरेटर को जो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो लोड की स्थिति में इसमें क्या मतलब, डीसी जनरेटर में यदि हम लोड को जोड़ते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। लोड को जोड़ने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डीसी जनरेटर क्या करता है, वोल्टेज को उत्पन्न करके देता है। तो लोड को हम यदि जोड़ेंगे तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा। तो अलग अलग प्रकार के जनित्र हैं, तो अलग अलग प्रकार से जनित्रों की विशेषताएं हैं। शंट की हम बात करेंगे, सीरीज की बात करेंगे और कंपाउंड की बात करेंगे। तो ये अलग अलग जनित्र पे अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं लोड को जोड़ने पर। तो उसी के बारे में हम समझेंगे कि कौन से जनित्र में कैसा प्रभाव पड़ता है। तो हम पहले बात कर लेते हैं शंट जनित्र की। पहले हम शंट जनित्र देख लेते हैं। इस पे हम भार को जोड़ेंगे तो क्या इस पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो डीसी शंट जनित्र, डीसी शंट जनित्र भार की स्थिति में डीसी जनरेटर ऑन लोड, डीसी जनरेटर ऑन लोड कंडीशन, डीसी जनित भार की स्थिति में। तो इसमें कैसा रहेगा, ऑन लोड रहेगा। ऑन लोड, इस पर आपको फोकस करना है। ऑन लोड मतलब लोड की स्थिति में। तो यहाँ पास डीसी शंट जनित्र हम देखेंगे। डीसी शंट जनित्र, डीसी शंट जनरेटर। तो डीसी शंट जनरेटर कुछ इस प्रकार से होता है। ये कौन सी वाइंडिंग हो गई, फील्ड वाइंडिंग हो गई। और यहाँ कौन सी वाइंडिंग रहेगी, यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग रहेगी। आर्मेचर वाइंडिंग रहेगी। तो यह शंट जनित्र है, आर्मेचर वाइंडिंग। और यहाँ पास क्या रहेगा, कार्बन ब्रश रहेगा। अब यहाँ पास हमको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगी। तो अभी हमने लोड नहीं जोड़ा है इसमें, अभी हमने लोड नहीं जोड़ा है। तो शंट जनित्र की क्या विशेषता है। शंट जनित्र में इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि शंट जनित्र को पहले बिल्डअप करते हैं, पहले तैयार करते हैं। तैयार करके इसमें वोल्टेज को उत्पन्न करते हैं। पहले शंट जनित्र को वोल्टेज उत्पन्न करते हैं, तैयार करते हैं, बिल्डअप करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, लोड को जोड़ते हैं। तो ये शंट जनित्र की विशेषता होती है। अब शंट जनित्र में हम क्या करेंगे, लोड को जोड़ेंगे, ऑन लोड। तो यहाँ पास जो इसकी जनरेटर के आर्मेचर में उत्पन्न हो रही है ईएमएफ, उस ईएमएफ का मान जो टर्मिनल वोल्टेज है, तो ओपन वोल्टेज में क्या रहेगी, जो उत्पन्न होगी ईएमएफ उस मान के बराबर होगी यहाँ पास टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन यहाँ पास यदि हम लोड को जोड़ देते हैं तो इसकी वोल्टेज फिर हमारी घट जाएगी। जैसे कि अभी हमने सेल में भी ऐसे बताया था कि इस वक्त पे हम क्या करें, वोल्ट मीटर से इसकी वोल्टेज को मेजर करें। तो यहाँ पास जो इसकी उत्पन्न ईएमएफ है, उत्पन्न ईएमएफ की जो वैल्यू है उतनी ही यहाँ पास दिखाने वाली है। यदि इसमें हम लोड को जोड़ दें और फिर वोल्ट मीटर से हम इसको मेजर करें तो उत्पन्न ईएमएफ की वैल्यू से कम यहाँ पास इसकी वैल्यू आएगी। चूँकि इसमें जो रेजिस्टेंस वगैरह हैं इसके आर्मेचर के हैं
और बहुत सारे जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की वजह से इसका वोल्टेज क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है और घट जाता है वोल्टेज इसका। तो यहाँ पास उत्पन्न ईएमएफ की मान से इसका जो टर्मिनल वोल्टेज मान है वो घट जाता है। सेल में बहुत बेहतरीन तरीके से मैं उसको बता रखा हूँ। तो यहाँ पास अब हम लोड को जोड़ते हैं, तो यहाँ पास हमको क्या मिली, टर्मिनल वोल्टेज मिली। टर्मिनल वोल्टेज मिली, यहाँ हम लोड को जोड़ते हैं। ये हो गया हमारा लोड। लोड में हम कैसे भी लोड जोड़ सकते हैं, फैन हो गया, बल्ब हो गया, कुछ भी हो गई। तो यहाँ पास हम परिवर्ती लोड जोड़ दिए। अब लोड जोड़े तो क्या होगी, आर्मेचर से धारा प्रवाहित होगी। आर्मेचर से धारा कौन सी प्रवाहित होगी, आई ए धारा प्रवाहित होगी। और यहाँ पास आर्मेचर का क्या होता है, आर्मेचर का प्रतिरोध होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध होता है, तो ये हो गया आर्मेचर का प्रतिरोध। अब आर्मेचर धारा प्रवाहित होगी, कहाँ जाएगी, प्रवाहित होकर लोड में जाएगी, तो आई एल हो जाएगी। लोड में जाएगी, आई एल हो जाएगी। तो हमने इसका अब देखते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो अभिलक्षण होता है, इसको हम अभिलक्षण को देखते हैं। अभिलक्षण की सहायता से हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि इसकी वोल्टेज कैसे घट रही और कैसे बढ़ रही। इसको हम ऐसे ही बता दें तो आपको सुन बस लेंगे, लेकिन उसको समझ नहीं पाएंगे। तो इसको हम इसके अभिलक्षण से बताते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पास ये अभिलक्षण दर्शाता है शून्य लोड की स्थिति में कैसे, शून्य भार की स्थिति में यहाँ पास दर्शाता है। अब यहाँ पास क्या दर्शाता है, इधर साइड हम यदि बढ़ाते हैं तो ये दर्शाएगा भार की स्थिति, क्या, भार की स्थिति इधर जाएगा तो। और जो हमारा ऊपर साइड रहेगा ये टर्मिनल वोल्टेज को दर्शाएगा। किसको, टर्मिनल वोल्टेज को दर्शाएगा यदि हम ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पास एक हम बिंदु ले लेते हैं जिसको हम मान लेते हैं E0। E0 मतलब वोल्टेज है, तो जीरो क्या है, उत्पन्न वोल्टेज का मान क्या है, यहाँ पास 0 है। तो यदि हम इस जनित्र को शून्य लोड पर है, लोड हमारा कहाँ है, शून्य लोड पर है, तो शून्य लोड पर हमने देखा था कि शून्य लोड पर इसमें जो टर्मिनल वोल्टेज होगी तो वो क्या होगी, जो इसमें उत्पन्न ईएमएफ की वोल्टेज होगी वही टर्मिनल वोल्टेज होगी। तो शून्य वोल्टेज पर यहाँ पास मान लेते हैं कि क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 200 वोल्ट क्या कर रहा है, यह उत्पन्न कर रहा है, यह जनित्र 200 वोल्ट उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ पास E0 का मान कितना है, 200 वोल्ट है शून्य भार की स्थिति में। अब इसमें हमने यहाँ ऐसे कर दिया था, शून्य भार की स्थिति में लोड नहीं जोड़ा था। अब यहाँ पास हम क्या किए, लोड को जोड़ दिए। अब लोड जोड़ने पर इस जनित्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, वोल्टेज कैसे घट रहा है, तो लोड हमने जोड़ दिया तो शून्य भार की स्थिति पर इस प्रकार से था। अब इसमें हम भार को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इस भार को आगे हम बढ़ाते हैं। तो इस भार को हमने आगे बढ़ा दिया। आप कहेंगे कि फिर वोल्टेज तो नहीं घटी, तो वोल्टेज घटेगी, दिखा रहे हैं कैसे घटती है। तो इसमें हमने लोड को बढ़ा दिया। अब लोड बढ़ाने पर इसमें वोल्टेज घटी, लेकिन किसके कारण वोल्टेज घटी, तो डीसी जनित्र में क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन होता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया होता है, आर्मेचर रिएक्शन होता है। तो आर्मेचर रिएक्शन में हमने पढ़ा था आर्मेचर रिएक्शन का विचुंबकीय प्रभाव, या बोले उसी को अचुंबकीय प्रभाव, या उसी को बोले थे डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो यह 3 चीज़ बोले थे, एक ही नाम है, उसको 3 अलग अलग नामों से हमने बोला था। तो यहाँ आर्मेचर रिएक्शन का जो डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है, अचुंबकीय प्रभाव है या विचुंबकीय प्रभाव है, उसके कारण क्या होगी, इसमें वोल्टेज घट जाएगी। तो वोल्टेज घट जाएगी तो हमारी वोल्टेज यहाँ पास कितनी थी, 200 वोल्टेज, यहाँ पास 10 होगी, 20 होगी, 50 होगी, 80, 90। तो यहाँ पास हम इसको क्या करते हैं, वोल्टेज को घटा देते हैं। तो 200 से हमारी वोल्टेज क्या होगी, यहाँ पास घट जाएगी। तो ये वोल्टेज यहाँ अब घट गई, किसके कारण घटी, अचुंबकीय, इसको हम ऊपर लिखते हैं थोड़ा, अचुंबकीय प्रभाव, किसके कारण यह वोल्टेज घटी,
अचुंबकीय प्रभाव के कारण यह वोल्टेज घटी या विचुंबकीय प्रभाव के कारण यह वोल्टेज घटी। कुल मिला के आर्मेचर रिएक्शन का, आर्मेचर प्रतिक्रिया का विचुंबकीय प्रभाव के कारण वोल्टेज घट गई। तो अब वोल्टेज घट गई तो हमारी वोल्टेज यहाँ पास ये मिलने लगी। इसकी हम एक सरल रेखा ऐसे ला लें तो यहाँ पास वोल्टेज हमारी क्या हो गई, 200 से घट के हम मान लेते हैं कि 10 वोल्ट हमारी क्या हो गई, घट गई। तो यहाँ पास 290 मान लेते हैं, कितना 290 मान ले, सॉरी 190 मान लेते हैं, 200 से घट के 190 वोल्ट हो गई। अब एक कारण हो गई, इसके कारण घटी। अब इस आर्मेचर का क्या है, आर्मेचर का भी क्या होता है, प्रतिरोध होता है। आर्मेचर का प्रतिरोध होता है तो आर्मेचर भी क्या करेगा, वोल्टेज का ड्रॉप करेगा, आर्मेचर भी वोल्टेज का ड्रॉप करेगा। तो जब इस आर्मेचर में धारा प्रवाहित होगी तो वह क्या करेगा, वोल्टेज का ड्रॉप करेगा। क्योंकि इसका क्या है, एक प्रतिरोध है, इसका भी क्या है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। तो आर्मेचर प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण यह क्या करेगा, वोल्टेज का ड्रॉप करेगा। तो यहाँ पास इसके कारण भी वोल्टेज घट जाएगी हमारी, ये वोल्टेज घट गई। तो ये आर्मेचर प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप हो गया। आर्मेचर रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर प्रतिरोध के कारण क्या, वोल्टेज ड्रॉप। अब आर्मेचर प्रतिरोध के कारण वोल्टेज ड्रॉप हो गई तो मैं देखा कि यहाँ से जो धारा निकल रही है, इस धारा के निकलने से दो कारण यहाँ उत्पन्न हुए, उन दो कारणों से वोल्टेज का ड्रॉप हो गया। तो यहाँ पास 190 मान लिया था मैं, इसके कारण भी आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण भी क्या हुआ, वोल्टेज का ड्रॉप हुआ। आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम लिख सकते हैं IA RA। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण हुआ वोल्टेज ड्रॉप। तो 190 से हमारा कितना हो गया, मान लेते हैं कि 10 वोल्ट इसमें भी घट गया तो 180 हो गया। यहाँ पास हम लाते हैं तो 180 हो गया। अब यह जो धारा है तो दो भागों में हमारी जा रही थी, और तो और हमारी लोड में जा ही रही थी, पर यहाँ शंट में भी जा रही थी। तो यह धारा का मान क्या हुआ, घट गया। इसका प्रतिरोध था, इसके वजह से क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो इसमें धारा का मान क्या हुआ, घट गया। तो इसमें धारा का मान जब घट गया तो ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग में धारा का मान घटने से फ्लक्स का मान घट गया। धारा का मान घटने से क्या हुआ, धारा का मान घटा तो यहाँ पास चूँकि वोल्टेज ड्रॉप हुआ और अचुंबकीय प्रभाव हुआ, इसके कारण धारा का मान, ईएमएफ का मान घट गया। तो यहाँ पास ईएमएफ का मान घट गया तो यहाँ पास क्या हुआ, फ्लक्स का मान घट गया। ये फ्लक्स का मान इसका घट गया, फ्लक्स का मान यहाँ पास घट गया। कौन सी फ्लक्स का मान घट गया, शंट फील्ड फ्लक्स का मान घट गया। अब इन दो कारणों से शंट फील्ड फ्लक्स का मान घट गया तो इसमें अब जो चुंबक बनेगा, तो चुंबक जो बनेगा तो कम बनेगा, अपेक्षाकृत कम बनेगा। और जब कम बनेगा तो चुंबकीय फ्लक्स को ये आर्मेचर कम काटेगा और इसके वजह से उत्पन्न वोल्टेज भी कम करेगा। तो इन दो कारणों से क्या किया, फ्लक्स को कम उत्पन्न किया, कौन, यह फील्ड पोल कम उत्पन्न किया, और आर्मेचर जो फ्लक्स को है तो कम काटा और टर्मिनल वोल्टेज पर उत्पन्न वोल्टेज का मान भी क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यह तीन कारण होते हैं जिसके कारण से शंट जनरेटर लोड बढ़ाने पर, शंट जनरेटर पर लोड जोड़ने पर क्या करता है, वोल्टेज को कम कर देता है, टर्मिनल वोल्टेज को कम कर देता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पास जो तीसरा कारण है, इन दो कारणों से, उपरोक्त दो कारणों के वजह से ये तीसरा कारण जो उत्पन्न होता है तो इस कारण से क्या हो जाती है, टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है। इस कारण से टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है। तो ये जो तीसरा कारण है तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ नीचे। ये तीसरा कारण है तो ये किसके कारण है, जो फ्लक्स है। कैसी फ्लक्स है, शंट फ्लक्स है। शंट फ्लक्स के कारण उत्पन्न वोल्टेज का मान क्या हो गया, कम हो गया।
अब इसमें हम यदि जो कुल वोल्टेज है, कुल वोल्टेज कितना है 200 मैंने मान लिया था, तो 200 वोल्टेज का ये कितना प्रतिशत बोले तो कितना वोल्ट तक यह घट जाती होगी। तो यह है जनित्र टोटल वोल्टेज का 5 से 10% क्या करती है, घट जाती है। 5 से 10% क्या होती है, घट जाती है। 5 से 10% कुल वोल्टेज का 5 से 10% यह घट जाती है। अब 5 से 10% घट जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको वोल्टेज को क्या कर रही है, घटा रही है। घटा रही मतलब कम कर रही, तो इसको स्लाइटली वोल्टेज बोलते हैं। स्लाइटली वोल्टेज ड्रॉपिंग, चूँकि वोल्टेज का क्या हो रहा, ड्रॉप हो रहा। कैसे, स्लाइटली, लाइट मतलब कम होता है, स्लाइटली तो कम होता जा रहा है, कम, ये देखिए कम होता जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे स्लाइटली वोल्टेज ड्रॉपिंग, स्लाइटली वोल्टेज ड्रॉपिंग इसको हम बोलेंगे। तो इस प्रकार से वोल्टेज इसमें घट जाता है। इसको आप चित्र को नोट डाउन कर लीजिए और इसकी PDF आपको मिल जाएगी मेरे ऑफिशियल वेबसाइट टेलीग्राम लवकुश प्रजापति ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं शंट जनरेटर के आगे सीरीज जनरेटर को। तो सीरीज जनरेटर को हम अब देखते हैं। आपको यह याद रखना है कि इन उपरोक्त दो कारणों की वजह से ये जो तीसरा कारण है तो उत्पन्न हो जाता है और इसकी वजह से हमारी टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है। ओके, अब हम शंट जनरेटर देख लिया। शंट के बाद हम कौन सा देख लें, पहले कंपाउंड, नहीं कंपाउंड हमको तब समझ में आएगा जब हम सीरीज को ही देख लेंगे, क्योंकि शंट और सीरीज का दोनों का क्या होता है, कंपाउंड होता है, मिश्रण होता है। तो कंपाउंड जनरेटर शंट और सीरीज का ही क्या होता है, कंपाउंड होता है, मिश्रण होता है। शंट जनित्र, यहाँ पास हम शंट की जगह सीरीज, शंट की जगह सीरीज, सीरीज को बोलें तो श्रेणी, सीरीज को बोले तो श्रेणी, DC सीरीज जनरेटर ऑन लोड कंडीशन। तो सीरीज जनरेटर कैसे हम बनाते हैं, तो सीरीज जनरेटर को क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पास आर्मेचर हो गई और आर्मेचर में हम क्या करते हैं, ये फील्ड वाइंडिंग को हम लगा दिए पोल पर। अब इस फील्ड वाइंडिंग को हम क्या किए, यहाँ पास हमको टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगी, टर्मिनल वोल्टेज मिल जाएगी। अभी मिल जाएगी टर्मिनल वोल्टेज, नहीं अभी टर्मिनल वोल्टेज नहीं मिलने वाली। तो टर्मिनल वोल्टेज कब मिलेगी, तो जो सीरीज जनरेटर होता है इसको पहले हम क्या करते हैं, इसको टर्मिनल वोल्टेज या वोल्टेज की मान को हमको बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, लोड को जोड़ना पड़ता है। यदि इसमें हम लोड को नहीं जोड़ेंगे तो यह हमको EMF उत्पन्न करके नहीं देगा, क्योंकि यह कैसी वाइंडिंग है, एक सीरीज वाइंडिंग है। इसका जब तक परिपथ पूरा नहीं होगा तो यह हमको EMF उत्पन्न करके नहीं देगा। इसके अवशिष्ट चुंबकत्व का मान जो 2 से 4% कहें तो 4 से 10 वोल्ट जो वोल्टेज है तो उसी को काटेगा और उसी को उत्पन्न करके देगा। तो हमको
4 से 10 वोल्ट ही उत्पन्न करके देता रहेगा तो हमको कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसका 2 से 5% ही फ्लक्स को काटेगा। तो हमारी 4 से 10 वोल्ट ही हमको वोल्टेज उत्पन्न करके देगा, तो उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो फ़ायदा कब होगा? जब इसमें हम परिपथ को पूरा करेंगे, अर्थात इसके लोड को हम जोड़ देंगे, तो इससे धारा प्रवाहित होगी और परिपथ का मान, इसका परिपथ पूरा हो जाएगा और यह फ्लक्स को बढ़ाएगा। फ्लक्स को बढ़ाएगा, लोड बढ़ाने पर धारा बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगी और काटता जाएगा, और इस प्रकार से यह अपना परिपथ को क्या करेगा, जितना इसको वोल्टेज उत्पन्न करना होगा उतना हमको करके देगा। तो इसको हम समझते हैं कि डायग्राम, उसमें अभिलक्षण से, इसके अभिलक्षण से समझते हैं कि इसमें क्या होता है, वोल्टेज कैसे घटती है या वोल्टेज कैसे बढ़ती है, या फिर कैसे अपने इसको उत्पन्न करती है, बढ़ाती है। तो यहाँ पास इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में हो गया, ये शून्य वोल्टेज थी, हमारी शून्य भार की स्थिति थी। शून्य भार की स्थिति थी। इधर हमने क्या किया था, लोड को बढ़ाया था, मतलब भार को बढ़ाने की स्थिति को दर्शाता है। और इधर क्या दर्शाता है, हमारा ये टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज दर्शाता है। तो इसके पोल में जो पोल होते हैं तो उसमें अवशिष्ट चुंबकत्व होता है। तो अवशिष्ट चुंबकत्व इसमें जो हमारा कितना है, अवशिष्ट चुंबकत्व कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक अवशिष्ट चुंबकत्व हो गया कितना, 2 से 5%, 2 से 5% क्या है, अवशिष्ट चुंबकत्व है, जिसके कारण क्या करता है, 4 से 10 वोल्ट तक या इससे भी कम वोल्टेज हमको उत्पन्न करके देता है। तो इसी वोल्टेज को काटेगा और अपना घूमता रहेगा। तो इससे हमारी प्राइम मूवर से घुमाएंगे, एनर्जी भी लॉस होगी, हमको कोई ज़्यादा मिलने वाला नहीं। मिलेगा कब, जब इसमें हम लोड को जोड़ेंगे। तो लोड हम इसमें अब क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इस जनित्र में हम लोड इस प्रकार से जोड़ दिए। अब लोड जोड़ दिए, कैसा लोड, परिवर्ती लोड जोड़ दिए। तो यहाँ पास RL जोड़ दिए। अब लोड जोड़ने से क्या होगी, इससे धारा प्रवाहित होगी। कौन सी धारा प्रवाहित होगी, आर्मेचर करंट प्रवाहित होगी। अब आर्मेचर करंट जो प्रवाहित होगी वही फील्ड वाइंडिंग से जाएगी, सीरीज वाइंडिंग से जाएगी। तो यहाँ पास फील्ड वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग से धारा जाएगी। तो यहाँ पास क्या हो गई, फील्ड वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग। जो फील्ड वाइंडिंग है ये किसके अनुक्रमणपाती होती है, तो यह जो इसकी फ्लक्स है वो अनुक्रमणपाती होती है IN के, IN के अनुक्रमणपाती होती है। तो इसमें I का मान बढ़ेगा तो फाई का मान भी बढ़ेगा, I का मान बढ़ेगा तो फाई का मान भी बढ़ेगा। जब फाई का मान बढ़ता है तो आप जानते हैं कि क्या होता है, उसमें वोल्टेज की वृद्धि होती है। चूँकि शंट में देख लिया था, उपरोक्त कारणों से क्या हो गया था, उसका शंट का फ्लक्स ही घट गया था, तो उत्पन्न वोल्टेज ही कम दे रही थी। इसमें क्या होगा देखते हैं। तो यह वोल्टेज को जैसे है हमने यहाँ पास लोड को लगा दिया तो 4 से 10 वोल्ट को काटेगी, और लोड को लगाया तो लोड को लगा दिया तो इसमें यदि समांतर क्रम में लगाते हैं तो भार को बढ़ाया, तो इसमें धारा प्रवाहित होने का जो मार्ग है तो वो ज़्यादा हो गया। 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 3 मिला। तो लोड बढ़ाने पर इसमें प्रतिरोध कम हुआ, तो यहाँ से धारा क्या होगी, ज़्यादा प्रवाहित होगी। लोड बढ़ाने पर लोड तो बढ़ा लेकिन प्रतिरोध कम हो गया समांतर में, तो यहाँ पास धारा का मान क्या होगी, ज़्यादा प्रवाहित होगी। प्रतिरोध कम हो गया तो धारा जब ज़्यादा प्रवाहित होगी तो यह जो इसको आर्मेचर है तो यह EMF भी ज़्यादा उत्पन्न करके देगा, और EMF ज़्यादा उत्पन्न करके देगा तो यहाँ पास से फ्लक्स भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। चूँकि यहाँ पास फ्लक्स जब बढ़ती है तो EG उत्पन्न होती है, तो यहाँ पास फ्लक्स बढ़ेगी तो यहाँ पास EG ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से यह अपने 4 से 10 वोल्ट को कितना कर लेती है, जितना इसको बढ़ाना होता है, जितनी इसकी क्षमता होती है। तो यह लोड को बढ़ाते हैं हम, तो लोड को बढ़ाते हैं तो इसमें वोल्टेज का मान बढ़ता है। तो यह कब तक बढ़ता है, इसको हम क्या ऐसे कर दें कि लोड को हम बढ़ाते जाएं, दुनिया भर का पूरा लोड इसी के ऊपर लाद दें,
रख दें और ये पूरा बढ़ाता जाए, उसको लोड को ढोता जाए, ऐसा करेगा? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। इसकी भी एक लिमिटेशन है, इसकी भी एक लोड को जोड़कर उत्पन्न कराने की एक निश्चित क्षमता है। ये नहीं कि दुनिया भर का पूरा लोड जोड़ दें तो ये देता रहे, नहीं। तो इसमें लोड हम क्या करते हैं, लोड को जब हम बढ़ाते हैं तो वोल्टेज भी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका जो चित्र होता है तो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो यह कब तक अपनी वोल्टेज को बढ़ाएगा, तो यहाँ पास एक हम ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से डॉट डॉट करके, पूर्ण भार की स्थिति। ये भार कैसा है, ये भार यह दर्शाता है कि यह फुल लोड यहाँ पास हो गया है। क्या हो गया, फुल लोड हो गया। तो यह जनित्र लोड को हमारे कब तक, जब तक हम फुल लोड तक लाएंगे, फुल लोड तक ला दिए तो यह वोल्टेज को उत्पन्न करके देगा, वोल्टेज को उत्पन्न करके देगा। टेढ़ा हो गया, यहाँ पास फुल लोड हो गया। तो फुल लोड तक लाने पर यह वोल्टेज को उत्पन्न करके देता है, लेकिन फुल लोड से ज़्यादा जब हम ओवरलोड कर देते हैं, उससे ज़्यादा अधिक लोड बढ़ा देते हैं, तो फिर यह वोल्टेज को क्या करता है, वोल्टेज को घटाने लगता है, वोल्टेज को घटाने लगता है। तो यहाँ तक मैंने देखा कि अस्थाई रूप से, अस्थायित्व तो है यहाँ पास, स्टेबिलिटी है कि वोल्टेज हमने बढ़ते हुए देखा, कब, जब लोड को हमने बढ़ाया। तो इसको हम बोलते हैं अस्थायित्व, अस्थायित्व। यहाँ तक क्या है, इसकी स्टेबिलिटी है, अस्थायित्व है। लेकिन इसके आगे हमारा क्या हो गया, अस्थायी हो गया। इसके आगे हमारा क्या हो गया, अस्थायी हो गया। जब फुल लोड से ज़्यादा हम इसको लोड को बढ़ाया तो यह अस्थायी हो गया। तो यहाँ पास ये वोल्टेज को उत्पन्न करना बंद क्यों कर दिया, तो इसके जो पोल होते हैं, तो इसमें जो पोल होते हैं, तो पोल के जो ध्रुव हैं, तो उसकी ध्रुवता क्या हो गई है, वहाँ पास सैचुरेट हो गई है। उसमें चुंबकीय फ्लक्स बनने की जो क्षमता है वो रुक गई है, अब उससे ज़्यादा नहीं होगी। चूँकि पोल के भी एक क्या होती है, सैचुरेशन एक स्थित होती है, संतृप्त होने की अवस्था होती है कि चुंबक को फिर क्या करें, कितना भी उसमें हम ईएमएफ देते जाएं, वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, उसमें जितना क्षमता है उतना ही वोल्टेज को उत्पन्न करेगा। उससे हम ज़्यादा हम सोचिए कि कॉइल की क्षमता है नहीं, वोल्टेज को हम बढ़ाते जाएं, लोड को बढ़ाते जाएं, तो वो हम सोचिए कि ध्रुव को उत्पन्न करके देगा हमको, तो वैसा नहीं। उस जब तक संतृप्त नहीं हो जाता तब तक तो देगा, लेकिन संतृप्त होने के बाद, सैचुरेट होने के बाद उसमें आप लोड बढ़ाते जाइए, उसमें वोल्टेज उत्पन्न करने की क्षमता अब बढ़ने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से जो सीरीज जनरेटर है तो क्या करता है, लोड को बढ़ाने पर, लोड बढ़ाएंगे, धारा का मान बढ़ेगी, धारा का मान बढ़ेगी, इसका मान बढ़ेगी, तो यहाँ पास फ्लक्स का मान बढ़ेगी, और जो फ्लक्स का मान बढ़ती है तो क्या होगी, टर्मिनल वोल्टेज का मान यहाँ पास बढ़ती है। तो यह दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है, तो क्या होगी, यहाँ पास वोल्टेज बढ़ेगी। ये कौन सी फील्ड वाइंडिंग है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, तो यहाँ पास सीरीज फ्लक्स बढ़ेगी, ये सीरीज फ्लक्स है। तो इस प्रकार से क्या होती है, सीरीज फ्लक्स बढ़ती है। अब इसमें बढ़ते हुए वोल्टेज को क्या बोलेंगे, वहाँ पास तो हमने घटते हुए वोल्टेज को स्लाइटली बोल दिया था, लेकिन इसमें बढ़ते हुए वोल्टेज को क्या बोलेंगे, तो बढ़ते हुए क्या हो रहा, बढ़ रहा है, तो इसको हम राइजिंग वोल्टेज बोलेंगे। राइजिंग वोल्टेज, यहाँ पास वोल्टेज क्या ड्रॉप हो रहा, नहीं, ड्रॉप नहीं हो रहा, वोल्टेज क्या हो रही है, यहाँ पास बढ़ रही है, तो इसको हम राइजिंग वोल्टेज बोलेंगे। राइजिंग वोल्टेज अभिलक्षण, अभिलक्षण, तो इसका अभिलक्षण कैसा है, अभिलक्षण को बोले तो कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस प्रकार से जो जनित्र है हमारा, सीरीज जनित्र है, तो इसकी जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इस प्रकार से लोड बढ़ती है। इसको आप नोट कर लीजिए और पूरी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। सीरीज जनित्र के आगे फिर हम इन दोनों जनित्रों का कंपाउंड जो हम पढ़ते हैं, मिश्रण पढ़ते हैं, तो उसको फिर हम देखते हैं।
ओके, आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं हम दूसरे जनित्र में। दूसरा जनित्र मतलब इन दोनों, जो अभी मैंने संट पढ़ा और सीरीज पढ़ा, इन दोनों जनित्र का जो मिश्रण होता है, यौगिक होता है, वो कंपाउंड उसको बोलें तो कंपाउंड जो होता है तो उसको हम बनाते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डीसी कंपाउंड जनरेटर ऑन लोड। कंपाउंड जनरेटर ऑन लोड, लोड की स्थिति में कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटर हम कैसे बनाते हैं? तो कंपाउंड जनरेटर बनाने के लिए हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग लेते हैं और इसमें संट फील्ड वाइंडिंग लेते हैं और इसमें आर्मेचर वाइंडिंग लेते हैं और इस प्रकार से कार्बन ब्रश वगैरह लगा दिए। ये हो गई हमारी कार्बन ब्रश और यहाँ पास क्या होगी, हमको उत्पन्न करके देगी लोड। तो इसमें लोड की क्या ज़रूरत है? लोड यहाँ पास हम लगाएं कि ना लगाएं, सीरीज में तो हमको लगाना ही पड़ता था। इसमें हमारा उतना आवश्यकता लोड की नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं कि आर्मेचर जो हमारा है तो आर्मेचर के समांतर में एक बाइंडिंग लगी है, तो लोड को ना लगाएं तब भी ये हमारा बिल्डअप करके दे देगा हमको। तो ये जो कंपाउंड जनित्र है, कंपाउंड जनित्र में क्या करते हैं, हम लोड को लगाते हैं। लोड ना लगाएं तब भी ये क्या करेगा, हमको ईएमएफ को उत्पन्न करके देना चालू कर देगा। अब जो हम इसको लोड को लगाते हैं तो लोड को हमने यहाँ पास इस प्रकार से लगा दिया। यहाँ पास जो हमारी मिल रही थी वोल्टेज वो टर्मिनल वोल्टेज थी। अब यहाँ जो टर्मिनल वोल्टेज है तो इसके ही समांतर में हमारी क्या लगी है, ये शंट फील्ड वाइंडिंग लगी है। तो यहाँ पास हमने लोड को इस प्रकार से लगा दिया। अब लोड को लगा दिया तो इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। धारा कौन सी प्रवाहित होगी, आई ए धारा प्रवाहित होगी। आई ए धारा प्रवाहित हो गई। अब इसके हम श्रेणी क्रम में कौन सी वाइंडिंग लगाए हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग लगाए हैं। तो इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग में कौन सी धारा प्रवाहित होगी, तो जो हमारी आर्मेचर धारा है वही धारा कहाँ होगी, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में प्रवाहित होगी। तो यदि हम यहाँ से धारा जो प्रवाहित हो रही, यही धारा इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो यदि हम यहाँ पास लोड को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, लोड को हम बढ़ाते हैं, तो इसमें धारा क्या होगी, धारा का मान, लोड को बढ़ाते हैं तो धारा का मान, लोड बढ़ेगा और धारा का मान भी क्या होगी, यहाँ पास प्रतिरोध घटेगा और धारा का मान क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इसमें जो कंपाउंड जनरेटर होता है तो इसमें हम इसके अलग अलग तरीके से इसको हम गुण वाले बना सकते हैं, अलग अलग गुण वाले इसको हम बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं, तो देखिए यहाँ पास आर्मेचर से जो हमारी धारा निकल रही है तो इसके आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जो यहाँ पास एक हमारी श्रेणी बाइंडिंग लगी है, सीरीज बाइंडिंग लगी है, तो इसके हम समांतर क्रम में क्या करते हैं, एक निम्न मान का हम एक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। यह श्रेणी बाइंडिंग के समांतर में जोड़ना है, याद रखिएगा, ना कि सीरीज में। तो समांतर क्रम में हम एक निम्न मान का प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। अब यहाँ जो निम्न मान का हमारा प्रतिरोध है तो इसमें आर्मेचर से जो निकलने वाली धारा है तो वो क्या करेगी, इसके लिए दो मार्ग मिल जाएंगे, एक तो फील्ड वाइंडिंग हो गई, सीरीज वाइंडिंग हो गई और एक प्रतिरोध हो गया। तो यहाँ से मान लेते हैं कि जो आर्मेचर से निकल रही थी धारा उसका मान 100 एम्पियर था, मान लेते हैं 100 एम्पियर था। तो 50 एम्पियर तो हमारी सीरीज फील्ड वाइंडिंग से जाएगी और 50 एम्पियर हमारी कहाँ से जाएगी, यहाँ इससे प्रतिरोध से जाएगी। तो ये 50 हो गई और ये कितना हो गई, 50 हो गई।
टोटल कितना थी हमारी 100 एम्पियर थी आर्मेचर से निकलने वाली धारा। तो यहाँ पास क्या कर दिया, 2 भागों में हमने धारा के मान को डिवाइड कर दिया। अब हम जानते हैं कि धारा के अनुक्रमानुपाती होती है फ्लक्स, धारा के अनुक्रमानुपाती होती है फ्लक्स। यदि धारा बढ़ती है तो फ्लक्स बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगी तो वहाँ पास ईएमएफ क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पास फ्लक्स के मान को हम परिवर्ती करने के लिए क्या लगा दिए हैं, निम्न मान का प्रतिरोध लगा दिए हैं। तो जो कंपाउंड जनरेटर होता है वह क्या होता है, जो कंपाउंड जनरेटर में के आर्मेचर में जो फ्लक्स होगी तो इसकी जो फील्ड फ्लक्स होगी वो क्या होगी, फील्ड फ्लक्स की जो रिजल्टेंट फ्लक्स है वो किससे मिलके बनी होती है, शंट प्लस सीरीज, शंट प्लस सीरीज से मिलके बनी होती है इसकी रिजल्टेंट फ्लक्स, इसकी रिजल्टेंट फ्लक्स बनी होती है। तो यहाँ पास जो फाई आर है, क्या है, फाई आर है। तो यदि यहाँ पास देखें कि फाई आर और यहाँ एन अनुक्रमणपाती क्या होता है, आई जी होता है। तो फाई का मान क्या होगा यदि हम बढ़ाते हैं, या तो फिर कह सकते हैं कि सीरीज फील्ड का मान बढ़ाते हैं। तो सीरीज फील्ड का मान बढ़ाने पर हमारी रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगी, बढ़ेगी। जब रिजल्टेंट फ्लक्स बढ़ेगी तो हमारी एजी भी बढ़ेगी, उत्पन्न ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। यदि हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग को क्या करते हैं, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का मान घटा देते हैं, तो यहाँ पास सीरीज फील्ड वाइंडिंग का मान घटा देते हैं तो फिर क्या होगी, रिजल्टेंट फ्लक्स भी हमारी घट जाएगी। तो रिजल्टेंट फ्लक्स घटने पर हमारी ईजी का मान भी घट जाएगा। तो इस जनरेटर को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा कर भी हम इसका यूज कर सकते हैं और घटा कर भी। यदि इस जनरेटर में हम बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, यहाँ इसके अभिलक्षण को देखें, जनरेटर को हम क्या करते हैं, यहाँ पास ये शंट जनरेटर को हो गया, इधर को क्या कर रहे हैं, लोड को हम बढ़ा रहे हैं, भार को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पास कैसा लोड है, शून्य भार है, ये शून्य भार है। इधर क्या होगी, टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज को बढ़ाएगी। अब यहाँ पास यदि हम इसके क्या करते हैं, शून्य लोड की स्थिति में, शून्य लोड की स्थिति में यहाँ पास एक हम ले लेते हैं पूर्ण भार, यहाँ पास पूर्ण भार, ये हो गई पूर्ण भार। तो शून्य लोड की स्थिति में कंपाउंड जनरेटर को यदि हम क्या करते हैं, कंपाउंड जनरेटर को यदि हम इसके भार के मान को बढ़ाते हैं, तो यदि हम इसके मान को क्या करते हैं, जो लोड है तो इस लोड के मान को हम क्या कर देते हैं, पूर्ण भार कर देते हैं। तो पूर्ण भार की स्थिति में कंपाउंड जनरेटर जो होगा, तो पूर्ण भार की स्थिति में कंपाउंड जनरेटर, यदि कंपाउंड जनरेटर का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पास कंपाउंड जनरेटर का मान बढ़ रहा है, कुछ इस प्रकार से ऐसे बढ़ रहा है। तो यदि वोल्टेज का मान बढ़ रहा है, ओवर हो रहा है, जितना चाहिए था हमको उससे ओवर हो रहा, तो उसको हम ओवर कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे, ओवर कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे। यदि फुल लोड हम बढ़ाते हैं, फुल लोड बढ़ाने पर इसके जनरेटर का मान क्या होता है, उसके बराबर ही होता है। यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है E0 E0 मान लेते हैं, और यदि जितना हमको फुल लोड बढ़ाने पर जनरेटर का जो मान है, EMF है, वो कितना मिलता है हमको, उतना ही मिलता है। तो उसको पूर्ण भार की स्थिति में ले जाने पर उत्पन्न EMF का मान कितना है, उसके बराबर है। तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, उसको लेवल, या फिर बोलेंगे फ्लैट है, या बोलेंगे समतल है, तो उसको लेवल फ्लैट, तो लेवल फ्लैट कंपाउंड जनरेटर उसको हम बोलेंगे। तो यदि वोल्टेज यहाँ पास क्या होता है, बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है, तो इसको हमने क्या बोला था, ओवर कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर बोला था।
यदि इसके मान में वृद्धि नहीं होती है, पूर्ण भार ले जाने पर भी मान में हमको परिवर्तन वृद्धि देखने को नहीं मिलती, तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, लेवल कंपाउंड जनरेटर। यदि हम इसके मान को क्या करते हैं, लोड के मान को हम बढ़ाते हैं और उसमें उत्पन्न ईएमएफ का मान क्या होता है, घट जाता है, तो फिर उसको हम बोलेंगे अंडर। चूँकि जितना था तो उसके अंडर में है, मतलब उससे नीचे है, तो इसको हम अंडर कंपाउंड जनरेटर बोलेंगे। क्या हुआ, इसमें पूर्ण भार के स्थिति तक हमको ले जाते इसमें वोल्टेज का मान क्या हो गया, घट गया। कैसी वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज का मान हमारा घट गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिर इसको अंडर कंपाउंड बोलेंगे, अंडर कंपाउंड इसको हम बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमने वोल्टेज को बढ़ाने वाला भी जनरेटर इसमें हमने बना लिया, वोल्टेज को बराबर करने वाला भी और वोल्टेज को घटाने वाला भी, अलग अलग गुणों वाले हम जनरेटर इसमें से बना लिए कंपाउंड जनरेटर से। कैसे बना लिए, यहाँ पास हमने जो समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़ा है, इस प्रतिरोध के मान को हमने घटा बढ़ाकर हमने क्या किया, इस जनरेटर को अलग अलग गुणों वाला जनरेटर बना लिया। अब एक चीज़ इसमें थोड़ा सा देख लें, 2 पॉइंट और है। यदि इस जनरेटर में हम क्या करते हैं कि वोल्टेज को ओवर करते हैं या तो फिर उसको लेवल में लाते हैं, तो वोल्टेज को बढ़ाने वाली जो हमारी जनित्र है, तो वोल्टेज को बढ़ेगा कब, जब फ्लक्स उसमें जुड़ेगी। और फ्लक्स जोड़ने का काम कौन सा जनित्र करता है, तो वहाँ पास कम्युलेटिव जो कंपाउंड जनरेटर है उसमें फ्लक्स जुड़ती है, तो फ्लक्स इसमें जुड़ी होगी तब तो यह बढ़ा है, फ्लक्स जुड़ी होगी तब यह बढ़ा है। तो जो लेवल है और ओवर कंपाउंड जनरेटर है, तो यह कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर से इसको हम बनाते हैं। किससे बनाते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर से हम इसको बनाते हैं। लेकिन यहाँ पास फिर अंडर कंपाउंड जनरेटर हम कैसे बनाए होंगे, तो जो डिफरेंशियल होता है उसमें जो डिफरेंस होता है, तो उसमें वोल्टेज क्या होती है, घट जाती है। जो शंट वोल्टेज होती है और सीरीज वोल्टेज होती है, इन दोनों वोल्टेज का अंतर होता है, यहाँ माइनस होता है, तो वोल्टेज क्या होती है, घट जाती है। माइनस होता है, वोल्टेज क्या होती है, घट जाती है। तो वोल्टेज घट जाती है, तो यहाँ पास वोल्टेज किस में घट रही, अंडर में घट रही। तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर से हम अंडर कंपाउंड जनरेटर को बनाते हैं। तो यह चीज़ भी आपको याद रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही सीखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, उसमें भी बहुत सारी नई चीज़ें हमको सीखना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट डे।